So, a very good afternoon to all. Today, the topic of discussion from Unit 11 of your OBG is asphyxia neonatum, right? So, ये topic आज हम इसमें discuss करेंगे. So, पहले भी इस topic का और ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है? इसे आप asphyxia neonatum भी बोल सकते हैं, या आप इसको birth asphyxia भी बोल सकते हैं. तो इसके कोई भी आप like two इसके names हैं. One is birth asphyxia, another one is asphyxia neonatum. So both are one and the same thing, right? So it is defined as impaired respiratory gas exchange accompanied by the development of the acidosis. ठीक है, मतलब जो baby होगा, ठीक है, वो he or she won't be able to maintain normal breathing pattern, ठीक है, at the time of birth, and there will be impaired respiratory gas exchange, which will ultimately lead to development of the acidosis. ठीक है, so that is birth asphyxia or asphyxia neonatum. So here you can see the picture, ठीक है, of baby. The baby who is vigorous, the vigorous baby born at term needing only routine care. तो ये baby आपको healthy लग रहा है, ठीक है, और ये इसको सिर्फ routine की care चाहिए. और इधर आप एक baby देख रहे हैं, ठीक है, जिसकी poor tone है, ठीक है, और color है, और जिसको resuscitation की जरूरत है. कलर देखो यहाँ पे इसका रेड कलर नहीं है, और ब्लू सा कलर है, साइनोसिस लग रहा है इसको, ठीक है. So definition of perinatal asphyxia और birth asphyxia. So WHO के according जो पेरिनेटल एस्फिक्सिया है वो क्या है? इट इज अ फेलियर टू इनिशिएट एंड सस्टेन ब्रीदिंग एट बर्थ. ठीक है, तो बेबी जो है वो ब्रीदिंग को सस्टेन नहीं कर पा रहा है बर्थ के बाद, और इनिशिएट नहीं कर पा रहा या फिर, ठीक है. So according to NNF, the moderate asphyxia can be defined as slow gasping breathing or an Apgar score of 4 to 6 at 1 minute of age. और सीवियर एक्सपेक्सिया हम कब बोलेंगे? व्हेन देयर इज नो ब्रीदिंग एट ऑल, और अपगार स्कोर जो होगा साथ में 0 to 3 के बीच में होगा एट 1 minute ऑफ एज. आप सबको पता है अपगार स्कोरिंग जो है वो हम 1 minute ऑफ बर्थ पे करते हैं एंड 5 minutes आफ्टर बर्थ भी करते हैं, ठीक है. तो these are the definitions for defining perinatal asphyxia. So you can pick any one definition, whether you pick the definition given by WHO or this definition given by NNF, ठीक है. So whichever suits you, जो आपको समझ में आती है अच्छे से, वो आप पिक कर सकते हैं. So how does asphyxia occur? So next question comes कि asphyxia होता कैसे है? So it can be due to interruption of umbilical cord blood flow, example cord compression during the labor. मतलब जो umbilical cord compression है जिसकी वजह से umbilical cord blood flow जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है asphyxia. Then failure of exchange across the placenta, example abruptio. अब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था अक्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है, तो वो अब खत्म हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से बर्थ एस्फिक्सिया बच्चे को हो सकता है. देन है इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा, एग्जांपल मैटरनल हाइपोटेंशन, ठीक है, अगर मदर को का ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया, लाइक फॉलोइंग ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, तो दैट कैन लीड टू दिस बर्थ एस्फिक्सिया. Then compromised fetus who cannot tolerate transient intermittent hypoxia of normal labor. Compromised fetus में आ जाएगा जैसे कि लो बर्थ वेट है, ठीक है, या प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है, जैसे कि बच्चा जो है वो लेबर के दौरान में होने वाला हाइपोक्सिया को टॉलरेट नहीं कर पाया, ठीक है. देन फेलियर टू इन्फ्लेट द लंग्स, बच्चे की लंग्स जो है वो मेच्योर नहीं थी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. देन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिनेटल एस्फिक्सिया, ठीक है. सो पेरिनेटल एस्फिक्सिया में अपगार स्कोर जो होगा बच्चे का 5 मिनट्स तक, चाहे आप 1 मिनट पे करो चाहे आप 5 मिनट पे करो, तो दोनों में जो उसका अपगार स्कोर रहेगा वो 0 to 3 के बीच में आएगा. और प्रोफाउंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको पता है जो पीएच होता है दैट फॉल्स बिलो 7, ठीक है. देन क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल सीक्वल इन द इमीडिएट नियोनेटल पीरियड, एविडेंस ऑफ मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन इन द इमीडिएट नियोनेटल पीरियड, क्योंकि जब बर्थ एस्फिक्सिया होता है, ठीक है, तो उसके बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन हो जाता है बच्चे को, ठीक है. देन अपगार स्कोरिंग आपको पता ही है, आपने अच्छे से पीडियाट्रिक्स में सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है. इसमें हम लाइक हमारे पास 5 चीजें होती हैं, उसके अगेंस्ट हम स्कोरिंग करते हैं 0, 1, 2, है ना. तो कलर देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, सक्शन रिस्पॉन्स देखते हैं, और टोन देखते हैं, और मैक्सिमम स्कोर जो है इसके अंदर 10 होता है ना. सो अपगार का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है. ए स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस, पी स्टैंड्स फॉर पल्स, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीनेस, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी, एंड
R स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम अबगार स्कोर जो है वो करते हैं, राइट। देन आ गया प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ठीक है। क्या क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट स्कोर जो है, सॉरी, बेबी जो है उसको बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है, ठीक है। मैटरनल कॉजेज आगे जैसे कि अभी बताया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है मदर को, या क्रॉनिक उसको कोई हाइपरटेंसिव डिसीज है, ठीक है। या एंटीनेटल कंडीशन में मदर को यूट्राइन एब्नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, या एंटीपार्टम हैमरेज हो गई, या कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है एंटीनेटल पीरियड में, ठीक है, या माल पोजिशनिंग है। देन आता है फीटल कॉजेज। फीटल कॉजेज में आपका आ जाएगा जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, बिग बेबी है विद सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, या कोई फीटल एनॉमलीज है जैसे कि कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी है लंग की, ठीक है। सो दैट कैन कॉज दिस बर्थ एस्फिक्सिया और एस्फिक्सिया नियोनेट्रम, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर योर सिलेबस। देन नेक्स्ट कम्स क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे ऐसे बच्चे के जो जिसको की बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है। सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें एपनिया, देन आता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। मतलब जो हार्ट रेट होगा बेबी का, ठीक है, वो ड्रॉप हो जाएगा, बहुत ज्यादा सख्ती से ब्लो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट कम हो जाएगा, एपनिया हो जाएगा बच्चे को, ठीक है। ऑल्टर्ड रेस्पिरेटरी पैटर्न हो जाएगा, ग्रंटिंग साउंड आएंगी, गैस्पिंग साउंड आएंगी, साइनोसिस हो जाएगा बच्चे को, है ना, पैलर हो जाएगा, और उसका कलर हो जाएगा स्किन का जो पेल हो जाएगा। बेबी कैन डेवलप शॉक ऑल्सो, ठीक है। हाइपोटोनिया हो जाएगा, उसकी टोनिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। देन बेबी अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। जो रिफ्लेक्सेस आप चेक करोगे, मोरो रिफ्लेक्स वगैरह टोनिसिटी के लिए, तो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसको। देन आते हैं ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एस्फिक्सिया, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन केस बेबी डेवलप्स बर्थ एस्फिक्सिया, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो किडनी में प्रॉब्लम आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अफेक्ट होता है, पल्मोनरी एब्नॉर्मलिटीज बेबी डेवलप कर लेता है, ठीक है। Then that is not required. ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ यू कैन प्रिवेंट एस्फिक्सिया, ठीक है। सो पेरीनेटल असेसमेंट करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। पेरीनेटल असेसमेंट में आपका आ जाएगा जैसे कि रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स आप करवाओगे मदर के, ठीक है। हाई रिस्क अप्रोच आपने अपनानी है, जो मदर्स जो है वो हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं तो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी है। एंटिसिपेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द लेबर, राइट। देन टाइमली इंटरवेंशन आपने करनी, जैसे कि LSCS करोगे आप, ठीक है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करके इस कंडीशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर मदर जो है, ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो डिलीवरी अगर आगे लेके जाते हैं हम, तो हमने पहले ही क्या करेंगे, टाइमली इंटरवेंशन कर लेंगे। देन नेक्स्ट आता है पेरीनेटल मैनेजमेंट हमने करनी है। पेरीनेटल मैनेजमेंट में आपका देखिए टाइमली रेफरल, अगर आपके पास पूरी फैसिलिटीज नहीं है हॉस्पिटल में तो आप उसको टाइम रहते हैं उसको आप दूसरे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ मैटरनल कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन, ठीक है। मतलब अगर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं तो आप उसको पहले से ही मैनेज करके रखो, सारी चीजें रेडी रखो ताकि वो कंडीशन जो है वो अराइज ही ना हो, ठीक है। देन रिकॉग्निशन ऑफ एट रिस्क प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो एंटीनेटल मॉनिटरिंग आपने मदर की करनी है, उसमें फीटल मूवमेंट्स की चेक करना है, फीटल ग्रोथ देखनी है, कार्डियोटोकोग्राफी करना है फॉर चेंज इन बेस लाइन, लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी, डी एक्सेलरेशन का हार्ट पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है ना। तो फीटल स्कैल्प पीएच आप चेक करेंगे, हाई रिस्क केसेस का, सबका नहीं करते, ठीक है। तो अगर फीटल स्कैल्प पीएच जो है इफ इट इज लेस देन 7.2 देन इमीडिएट हम डिलीवरी करते हैं। और अगर 7.2 से 7.25 के बीच में आता है, ठीक है, तो हम रिपीट करते हैं उसको 1 आवर के बीच में, ठीक है। देन अगर जो है बेबी का स्कैल्प पीएच जो है 7.25 आ जाता है तो वो नॉर्मल होता है, तो उस केस में हमें कुछ भी इंटरवेंशन नहीं करनी होती है। देन कोऑर्डिनेटेड केयर एट डिलीवरी बाय पेडियाट्रिशियन, ठीक है। जब बेबी डिलीवर होगा, जहाँ पे डिलीवर होगा तो वहाँ पेडियाट्रिशियन जो है उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा और अच्छे से उसको केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। देन आगे आपका मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में आपका आ जाता है जैसे कि इन्वेस्टिगेशन आ जाती है सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो आपने हिस्ट्री लेनी है प्रेगनेंसी की और रिसेसिटेशन की, ठीक है, बच्चे की, कि जब ये बॉर्न हुआ था तब क्या क्या इसको कैसे रिसेसिटेट किया गया बच्चे को, ठीक है। और मेटाबॉलिक टेस्ट करने हैं, शुगर का टेस्ट करना है हाइपोग्लाइसीमिया चेक करने के लिए, ठीक है। और आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है बच्चे के, ठीक है, उनका लेवल चेक करेंगे, एबीजी एनालिसिस आप करेंगे, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग करेंगे। देन CSF भी आप चेक कर सकते हैं टू एक्सक्लूड इन्फेक्शंस, ठीक है।
तो CSF आप एग्जामिन कर सकते हैं। देन EEG दैट इज इलेक्ट्रिक एंसेफेलोग्राफी, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं देखने के लिए कि बेबी जो है वो सीजर डेवलप ना करे आगे, ठीक है। देन अल्ट्रासाउंड आप कर सकते हैं टू एक्सक्लूड पेरीवेंट्रिकुलर और इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, ठीक है, और CT स्कैन हम इसमें कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि बच्चे की ब्रेन में इंजरी हुई है, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज और ट्रॉमा हुआ है, राइट। MRI स्कैन करेंगे, उससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन सपोर्टिव केयर हम इसमें देते हैं, मॉनिटर करते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, ब्लड शुगर, एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देन केयर ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है, अगर बच्चे की रीनल फेलियर हो गया है तो हम उसे डायलिसिस करेंगे और उसको लो फ्लूइड हम इन्फ्यूज करेंगे, ठीक है, लो फ्लूइड देंगे उसको ताकि ज़्यादा वर्कलोड ना आए किडनी पे और हार्ट पे। देन केयर ऑफ कार्डियक फेलियर, ठीक है, कार्डियक फेलियर अगर हो गया बच्चे को तो डोपामिन देंगे उसको, दैट इज अ कार्डियक स्टिमुलेंट, और रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्लूइड बिल्कुल नहीं देंगे उस केस में। देन मैनेजमेंट ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH एक्सक्रीशन, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, तो उसमें क्यों करेंगे हम ऐसा, ताकि हम ओवर हाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकें, ताकि हम ओवर हाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सके, इसलिए हमने अगर बच्चे को इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन हो रही है, ठीक है, तो उस केस में हम ओवर हाइड्रेशन को प्रिवेंट करेंगे। देन बेसिक केयर क्या क्या देना है बच्चों को, ठीक है, तो रूटीन में आप जो देंगे, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस आपने मेंटेन करनी है, जो उसका टेम्परेचर होगा वो रेगुलेट मेंटेन करके रखना है, बच्चे का हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीमीटरी वो सब चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट देखेंगे, डेली वेट आपने चेक करना है, न्यूट्रिशनल जो लेवल होगा बच्चे का वो आपने चेक करना है। देन है अगर बच्चे ने शॉक डेवलप कर लिया है ना, हाइपोवोलेमिक शॉक, जो अगर बच्चे को हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है तो उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, प्लाज्मा और ब्लड करेंगे। अगर बच्चे ने कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप करा है, ठीक है, तो क्योंकि सभी शॉक टाइप के शॉक्स के अलग अलग जो है वो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दोज आपने मैनेज करना है केस को। तो कार्डियोजेनिक शॉक अगर हुआ है तो उसमें हम डोपामिन जो है वो देंगे, ठीक है, या डोबिटामिन भी दे सकते हैं। देन सेप्टिक शॉक अगर बच्चे ने डेवलप किया है, ठीक है, तो हम उसमें लाइक पहले हम देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह का इन्फेक्शन जो है वो मदर को जो है वो हुआ है, ठीक है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर्स फॉर सेप्सिस, कोर एक्सिलरी मिसमैच एंड रिजल्ट्स ऑफ सेप्सिस स्क्रीन। देन अगर बच्चे को सेरिब्रल एडिमा हो गया है फॉलोइंग एस्फिक्सिया नियोनेट्रम, ठीक है, तो वेंटिलेशन बच्चे को हम प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट एपनिया एंड मेंटेन PCO2 ऑफ 25 to 30 mm ऑफ Hg, ठीक है। देन इंश्योर करना है एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करने हैं बिल्कुल, और मैनिटोल और फ्रूसेमाइड देंगे आप अगर यूरिन आउटपुट जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है करने के लिए, ठीक है। तो मैनिटोल और फ्रूसेमाइड जो है वो हम सेरिब्रल एडिमा को करेक्ट करने के लिए देते हैं, ये है ना। देन आ गया आपका मैनेजमेंट ऑफ सीजर्स, तो नॉट ऑल सीजर रिक्वायर ट्रीटमेंट, ठीक है, सभी टाइप के सीजर्स में रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रीटमेंट की, ओनली सीजर्स आर मोर देन 3 in आवर, ठीक है, तभी करेंगे अगर सीजर्स जो है वो 1 घंटे में 3 सीजर से ज़्यादा आ रहे हैं उसको, एंड लास्टिंग फॉर 3 months, ठीक है, और जो कि 3 months से ज़्यादा 3 minutes से ज़्यादा रह रहे हैं, मतलब सपोज 1 घंटे के अंदर बच्चे को 3 बार फिट्स आ रहे हैं, ठीक है, तब ट्रीटमेंट की जरूरत है, और वो जो एक फिट आ रहा है वो एक ही फिट 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम तक रह रहा है, ठीक है, तब उस केस में हमें एंटी कन्वल्सन जो है वो देनी पड़ेगी। देन फिनोबार्बिटॉन, फिनोइटॉइन आप दे सकते हो, ठीक है, इनिशियली बाय लोडिंग डोज फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज, ठीक है, और अगर रिफ्रैक्टरी सीजर है तो उस केस में हम ड्रिप जो है मिडाजोलम, लोराजिपाम और डायजापाम की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन सोडियम वैल्पोरेट जो है वो ओकेजनली हम यूज करते हैं, सोडियम कॉल डाइवर्ट लगाया था, ये आ रहा है ना। ठीक है, तो सोडियम वैल्पोरेट जो है वो ओकेजनली हम दे सकते हैं इसमें, ठीक है, बस। देन मैनेजमेंट ऑफ किडनी फेलियर, ठीक है, तो किडनी फेलियर अगर हुआ है,
ठीक है, तो उस केस में हम कैसे मैनेज करेंगे? तो यूरिन आउटपुट इज बाय इटसेल्फ नॉट अ रिलायबल मार्कर, रीनल पैरामीटर्स नीड टू बी मॉनिटर। ठीक है, तो अकेले यूरिन आउटपुट के बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि किडनी फेलियर हुआ है या नहीं हुआ है। देन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड वंस रीनल फेलियर सेट्स इन। ठीक है, तो अगर रीनल फेलियर जो है वो पता चल गया, उस केस में हमने फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट कर देना है और केयरफुली इवैल्यूएट करना है इलेक्ट्रोलाइट्स को, दैट वुड डायरेक्ट द फ्लूइड मैनेजमेंट। Daily monitoring of urine output, urine specific gravity, body weight are adjuvant to basic care। तो basic care में हमें urine output, urine की specific gravity और बच्चे का body weight जो है वो आपने चेक करते रहना है। Then rarely peritoneal dialysis is required in case of persistent oligouria। ठीक है, तो अगर peritoneal dialysis पे हम तब डालेंगे बच्चे को अगर ओलिगोयूरिया रह रहा है उसको काफी लंबे समय तक। ठीक है, ये नहीं चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। देन आते हैं प्रेडिक्टर्स ऑफ पुअर न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम। ठीक है, तो अगर सारी मैनेजमेंट करने के बाद ऐसे कौन से प्रेडिक्टर हैं जो कि आपको बताएंगे कि बच्चे का जो न्यूरो डेवलपमेंट है वो पुअर है। ठीक है, सो इफ द बेबी इज फेलियर टू एस्टैब्लिश रेस्पिरेटरी बाय 5 मिनट, मतलब अगर बर्थ के 5 मिनट्स तक वो रेस्पिरेशन जो है वो नहीं मेंटेन कर पा रहा और उसका अपगार स्कोर जो है वो 3 या 3 से कम ही रह रहा है 5 मिनट के ऊपर भी, इतने सारी मैनेजमेंट करने के बाद भी। देन ऑनसेट ऑफ सीजर्स विद इन 12 आवर्स, और बच्चे के बर्थ के लाइक फॉलोइंग बर्थ 12 आवर्स हो चुके हैं और 12 आवर्स के बीच में उसको सीजर जो है वो आते जा रहे हैं, दैट इंडिकेट्स पुअर न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम। देन रिफ्रैक्टरी सीजर अगर बच्चे को रह रही है, तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन, sorry, that is also one indicator। then inability to establish oral feeds by 1 week, मतलब बच्चा 1 week का हो गया है लेकिन वो सक नहीं कर पा रहा प्रॉपरली और ओरल फीड्स को वो नहीं ले पा रहा है, मतलब रीगर्जिटेट कर रहा है बार बार या एस्पिरेट कर रहा है बाहर। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन प्रेडिक्टर ऑफ पुअर न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम। देन एबनॉर्मल ईजी आती है बच्चे की अगर, और न्यूरो इमेजिंग स्टडीज सीटी स्कैनर एमआरआई उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज आती है, दैट आल्सो इंडिकेट्स पुअर न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम, राइट? सो this is all about for today's lecture। I hope every point has been clear to all of you, but still if you are having any sort of doubt, you're always free to ask for your queries, right? Thank you so much for paying attention. Thank you.